गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आपके बीए थर्ड ईयर बीए पार्ट थर्ड की जो क्लास चल रही है जेएनयू की, उसी की कड़ी में एक और नई पोएम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आपकी पोएम नंबर थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड है, और हमारे जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ है इनकी जो दो पोएम हमने पढ़ चुके हैं, उसी के बाद इनकी ये आखिरी पोएम, तीसरी पोएम है जो कि हम देखेंगे आज। ठीक है, तो हम देखते हैं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस तरह से विलियम्स वर्ड्सवर्थ जैसे महानतम लेखक आज प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बातें आज हमें भी ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को क्या करें, फॉलो करें, क्योंकि आज हम जिस तरह से उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था या औद्योगिकरण आया था, उसके बाद धीरे धीरे उस समय शुरुआत थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में इतनी भयंकर तरीके से ये औद्योगिकरण चल रहा है कि सारे जितने भी पेड़ थे, जितने भी जंगल थे, सबको हमने क्या कर दिया, काट डाला है। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति क्या कर रही है, हमसे वापस उल्टा बदला ले रही है। तो हम देखेंगे किस तरह से आज जो हमारी एक नई पोएम है उसके अंदर भी जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ है, इसी की बात करेंगे प्रकृति के बारे में। तो हम देखते हैं, चलो ठीक है। ये है आपके बीए फाइनल की क्लास। ठीक है, उसकी जो पेपर नंबर 1 है, पोइट्री वाला पेपर नंबर 1, पार्ट नंबर 1, जो आपके 2 पेपर होंगे, उसी का पेपर नंबर 1, उसमें आपके पोइट्री की बुक है, उसी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 या तीसरी पोएम आप। ठीक है, किसकी है, क्या नाम है, 3 years शी ग्रीव, मतलब एक बच्ची है जिसकी उम्र 3 वर्ष की है। 3 वर्ष तक उसको पाल पोषित करके बड़ा किया गया है, और आखिर में वो 3 साल के बाद टीबी से उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आज हम देखेंगे कि किस तरह से विलियम्स वर्ड्सवर्थ उस बच्ची का वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन प्रकृति को जोड़ के कर रहे हैं, नेचर को जोड़ के कर रहे हैं। ठीक है, कौन है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। हमने देखा है कि ये एक महानतम लेखकों में से एक आते हैं कि जब कहीं भी नेचर की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है विलियम्स वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1770 में, डेथ कब होती है, 1850 के अंदर। हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम देखेंगे, आउटलाइन देखेंगे पोएम की, और सबसे लास्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ का क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं उनका जन्म होता है 7 अप्रैल 1770। 7 अप्रैल 1770 में विलियम्स वर्ड्सवर्थ का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, और इनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1850। 23 अप्रैल 1850 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, लंबा काल पीरियड है, 80 साल ये जीवन जीते हैं। 80 साल में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम लिखे, नेचर के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों को अवेयर किया नेचर के लिए। और इनके कहते हैं, माना जाता है कि जो एक रोमांटिसिज्म जो अपना एज आता है, रोमांटिक ईरा आता है, उसके अंदर या उसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, एस.टी. कोलरिज और विलियम्स वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, हम देखेंगे कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ वॉज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये रोमांटिक पोइट माने जाते थे विथ सैमुअल टेलर कोलरिज। एस.टी. कोलरिज के साथ स्पेशली इन्होंने क्या किया था, रोमांटिक एज का क्या किया था, निर्माण किया था या लॉन्च किया था इन इंग्लिश लिटरेचर विथ देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स से इनका क्या होता है, रोमांटिक इरा की शुरुआत होती है। 1798 में ये क्या है, पब्लिश किया जाता है ये बुक। फिर देखेंगे द प्रील्यूड करके भी एक महत्वपूर्ण इनका काम है। वो क्या है, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, अपने जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ है इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, पोएम है ये। ठीक है, ऑफ हिज अर्ली ईयर दैट ही रिवाइज एंड एक्सपांडेड ए नंबर ऑफ टाइम्स। और इन्होंने बहुत कुछ जो अपने जीवन में रिवाइज किया
बहुत कुछ बातें देखी, उस सारी चीज़ों की घटनाएं हमें द प्रील्यूड के अंदर देखने को मिलती है। पब्लिश बाय हिज वाइफ आफ्टर, इनकी डेथ के बाद, जब इनकी डेथ की जो एनिवर्सरी आई उसके ऊपर स्पेशली ये जो बुक थी द प्रील्यूड करके इसको पब्लिश करवाया। किसने करवाया? इनकी वाइफ ने, ठीक है। बिफोर विच इट इज जनरली नोन एज द पोएम ऑफ एस.टी. कॉलरिज। इससे पहले ये जो द प्रील्यूड है ये स्पेशली किस नाम से जाना जाता था? द पोएम ऑफ कॉलरिज, द पोएम ऑफ कॉलरिज, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ वॉज ए पोएट लॉरिएट। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन भर 1843 से लेके अपनी डेथ तक पोएट लॉरिएट माने जाते थे। पोएट लॉरिएट बनके, जो एक उपाधि होती है अपने कवि की, पोएट लॉरिएट करके, इंग्लैंड की सबसे महानतम उपाधि थी ये। इसको हमेशा इसका जो ताज था ये किसके ऊपर रहा? हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ पे रहा, ठीक है। कब तक रहा? जब तक कि इनकी डेथ हो गई। जब तक डेथ 1843 से लेके इनकी डेथ तक क्या है, इनका जो पोएट लॉरिएट का जो ताज था ये किसके सर पर रहा? विलियम्स वर्ड्सवर्थ के साथ, ठीक है। फ्रॉम ल्यूरेसी नाम की एक बीमारी हुई थी, उससे इनकी क्या हो जाती है? 23 अप्रैल 1850 को डेथ हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि द ईयर 1793 सॉ द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ इन द कलेक्शन ऑफ एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और जो एन इवनिंग वॉक है, ये दो ऐसा काम थे जो इसके फर्स्ट पब्लिकेशन थे पोएम के, ठीक है, जो कब पब्लिश होते हैं? 1793 के अंदर। फिर हम देखेंगे दिस टाइम विद द अनदर पोइट रॉबर्ट साउथी, जो इनके पड़ोसी थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं एंड जो साउथी, इन तीनों पोइटों को अगर हम एक साथ लेके इनका जो ग्रुप है वो स्पेशली किस नाम से जाना था? एक लेक पोइट्स के नाम से इनका जो तीनों का जो ग्रुप था वो स्पेशली जाना जाता था, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि द विलियम्स वर्ड्सवर्थ डाइड एट होम राइडल माउंट, इनका जो पैतृक निवास है या जो इनका घर था राइडल माउंट, वहीं पर इनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। कब होती है? 23 अप्रैल 1850 में, 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनको कहाँ पे दफनाया जाता है या इनकी समाधि कहाँ पे है? सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च, जो कि ग्रासमेयर के अंदर सिचुएटेड है, जो कि ग्रासमेयर में है। और कौन सा चर्च है? सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च, ठीक है, जहाँ पे इनकी समाधि आज भी वहीं है, ठीक है। तो ये एक महानतम हमारे जो लेखक थे, इनका एक इंट्रोडक्शन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो पोएम है इसकी जो मेन थीम है वो क्या है, ठीक है। हम देखेंगे कि द पोएम 3 years शी ग्रू इज वन ऑफ द लकी पोएम। ये एक क्या है? लूसी पोएम है, ठीक है। इसको एक लूसी पोएम कहते हैं। जो 3 years शी ग्रू है इसको एक हम लूसी पोएम कहेंगे, ठीक है। द लूसी पोएम्स आर लव लिरिक। स्पेशली जो लूसी पोएम होती है वो क्या होती है? लव लिरिक होती है। उसके अंदर जो एक प्रेम की भाषा होती है या एक प्रेम का टॉपिक होता है, सेड टू हैव बीन बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है किसका? हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ का। इफ सो इट आई प्रोबेबल दैट द पोइट रिकैप्चर द मेमोरीज ऑफ सम बॉयहुड लव। इसके अंदर स्पेशली जो हमारे पोइट है, जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं, वो अपने बॉयहुड, अपने बचपन की कुछ यादें इस अपनी जो 3 years शी ग्रू है इसके अंदर हमें क्या करेंगे? बताएंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक लूसी पोएम कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे दिस पोएम वॉज रिटन इन ए जर्मनी। ये स्पेशली कहाँ लिखी जाती है? जर्मनी के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। ये स्पेशली कहाँ लिखी जाती है? जर्मनी में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1799 में। 1799 में जर्मनी में विलियम्स वर्ड्सवर्थ इस पोएम को लिखते हैं। पब्लिश कहाँ करते हैं? 1800 में ये पब्लिश करवाते हैं। इट डज नॉट अपियर टू हैव एनी बायोग्राफिकल बेसिस। और इसके अंदर हमें
स्पेशली किसी की भी बायोग्राफी नहीं देखने को मिलती, ये किसी भी पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि द वर्ड्सवर्थ ऑफर होप एंड कंफर्ट येट ही डज नॉट डेने द अनएंडिंग ग्रीफ। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से कि हमारे जो वर्ड्सवर्थ हैं एक आशा करते हैं, एक कंफर्ट जोन पैदा कर रहे हैं कि अगर मैं ये वस्तु चाहता हूँ, अगर मेरे को ये चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो होप करते हैं दूसरी और दूसरे ही सेकंड में वो बताते हैं कि हाँ ये जो मैं आशा करता हूँ ये न के बराबर है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। और वो उसका रीज़न भी देते हैं। उसका रीज़न क्या है? फॉर दिस रीज़न 3 years he grew is a son and a sower। ये एक क्या है? सन है, एक सोवर है। किस तरह देखो, रिलेट टू मैनी हु हैव सफर्ड लॉस। और ये किससे करते हैं? तुलना किससे करते हैं? सन और सोवर से करते हैं, जो कि बहुत कुछ क्या करते हैं? सफ़र करके लॉस ले लेते हैं, या उनको बहुत सारी घटनाओं से लॉस हो जाता है, उसी के बारे में ये बता रहे हैं। फॉर द वर्ड्सवर्थ रिवेल्स दैट ही सफर्ड टू। यहीं पर ही वो कहते हैं कि जिस तरह से सन और सोवर अपने अपने हिस्से में जो लॉसेस कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी उनकी तरह क्या कर रहा हूँ? कुछ बातों को लॉस कर रहा हूँ, या मुझे भी कुछ बातों की हानियाँ हो रही हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, एंड दैट देयर इज सम कंफर्ट फॉर रीडर्स। हाँ, दूसरी ओर ये कहते हैं कि हमारे जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कुछ कंफर्ट बातें हैं इस पोएम के अंदर जो हम उनको बताएंगे। दे फील दे आर नॉट ए अलोन। और उनको ये लगेगा कि वो अकेले नहीं है आपकी तरह। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सन और सोवर ने कुछ हानियाँ प्राप्त की हैं, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में कुछ हानियाँ प्राप्त की है। और जो इस पोएम को पढ़ेगा और हमारे जो रीडर्स हैं, वो उनको लगेगा कि हमने भी अपने जीवन में बहुत कुछ हानियाँ या बहुत कुछ लॉसेस किए हैं। तो इससे ये हो जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब ने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हानियाँ या कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर किए हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक ये पोएम है जो हम पढ़ेंगे आगे, कि जो वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने क्या जीवन में लॉस किया, ये देखेंगे हम इस पोएम के थ्रू। फिर हम देखते हैं कि आउटलाइंस ऑफ द पोएम। सबसे पहले देखेंगे कि द पोएम प्रेजेंट्स वर्ड्सवर्थ बेसिक फिलोसॉफी दैट नेचर शेप्स एंड मोल्ड्स द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे हम विलियम्स वर्ड्सवर्थ एक फिलोसॉफी कर रहे हैं, एक दर्शन दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जो हमारा नेचर है, ये नेचर ही हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे कैरेक्टर को क्या करता है? एक शेप देता है, एक दिशा देता है। ठीक है, हेंस इट इज बिकॉज ऑफ ए conviction of the poet that the pilgrim in this golden treasury gives this poem the title of the education of the nature। स्पेशली इस पोएम के अंदर हमें टाइटल दे रहे हैं कि इस पोएम को पढ़ने के बाद अगर जो रीडर्स थे वो इनको कहते हैं कि स्पेशली अगर हम इसको एक टाइटल दे दें द एजुकेशन ऑफ ए नेचर, तो भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस पोएम के अंदर हमें क्या है? एक एजुकेशन मिलेगी, एक हमें क्या है? ज्ञान मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगा टू दिस लिरिक, टू दिस पोएम, या इस लिरिक से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। द स्टोरी ऑफ ल्यूसी इज प्रेजेंटेड बाय द नेचर इटसेल्फ। और ये जो ल्यूसी की जो स्टोरी हम देखेंगे इस पोएम के अंदर, ये सेल्फ नेचर जो प्रकृति है वो खुद ही क्या कर रही है? हमारे सामने पेश कर रही है। इसीलिए अगर हम इसे बोल दें कि द एजुकेशन ऑफ ए नेचर, तो भी बुरी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि देयर इज ए यंग गर्ल नेम लूसी। इस पोएम के अंदर हमें एक लड़की की बात पता चलती है कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है? लूसी। उसकी उम्र 3 वर्ष है। उसकी उम्र 3 वर्ष है। जब माना जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तब से लेके 3 वर्ष तक इसकी जो पालन पोषण करते हैं वो कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है। सी इज वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही भोली है, एंड लवली, बहुत ही प्यारी है। ठीक है, नेचर सी द लवली चाइल्ड एंड डिसाइड टू टेक हर अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और जब नेचर देखता है कि ये इतनी मासूम और इतनी क्यूट लड़की है, तो क्यों ना मैं इसको अपने गोद ले लूँ और मैं इसको इस वर्ल्ड, जो ये संसार है, जो ये आधुनिक संसार है, इससे मैं इसको कहीं दूर लेके चली जाऊँ। फिर कहते हैं कि नेचर डिक्लेयर हर रिसॉल्व टू ब्रिंग अप लूसी एंड कैरी आउट हर इंटेंशन बाय सॉवरिंग अपॉन
हर इट्स बाउंड्रीज ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस। और नेचर चाहता है कि मैं इसके ऊपर एक ऐसा शॉवर करूं, एक ऐसी बौछारें करूं जिससे क्या हो जाए कि ये अपनी जो भी कहते हैं ना कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो ग्रेस होगी, इसकी जो क्यूटनेस है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए। मैं उसके ऊपर एक ऐसा आशीर्वाद देना चाहती हूँ या उसको ऐसी वस्तु के अंदर उसका पालन पोषण करना चाहती हूँ कि जिससे इसकी क्या हो जाए, और भी ज़्यादा ब्यूटीनेस, इसकी ग्रेस, इसकी जो प्रशंसा है लोगों के बीच में फैल जाए। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेचर प्रॉमिस टू एक्ट बोथ एज ए इम्पल्स एंड ए लॉ। नेचर यहाँ पे बहुत तरह का एक्ट पैदा कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले इम्पल्स और फिर लॉ। टू द रिस्ट्रिक्ट चाइल्ड एंड दस एजुकेटेड हर इन ए हर राइटियस वे एंड नोबल डिजायर। और वो चाहती है कि मैं इसे पूरे नियम और कायदे के साथ क्या लूँ, इसको गोद लूँ और मैं इस चाइल्ड की जो एजुकेशन है इसको एजुकेट करूँ और इसको एकदम सही तरीके से इसकी जो भी संस्कार है उसको मैं क्या करूँ, मैं इसको दूँ। एक नोबल डिजायर, मेरी एक इच्छा, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। दस एजुकेटेड बाय द नेचर शी वुड नेचुरली लर्न टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ फ्रॉम एक्सेस ऑफ थॉट्स एंड कंडक्ट। और ये चाहती हैं कि जो जब नेचर के द्वारा अगर कोई लड़की जब ये पढ़ेगी, जब नेचर के द्वारा अगर कुछ सीखेगी, तो यहाँ पे ये होगा कि किस तरह से वो क्या करेगी, रिस्ट्रेन, वो अपने आप को एक रिस्ट्रेन करेगी एंड रिस्ट्रेन हरसेल्फ फ्रॉम एक्सेस ऑफ थॉट। बहुत सारे विचारों से, बहुत सारे कंडक्ट, बहुत सारे द्वंद्व उसके सामने पैदा होंगे और वो एक ना एक करके इतनी इंटेलिजेंट बन जाएगी, क्योंकि उसके साथ क्या है, नेचर है। नेचर ही उसको क्या करेगा, हर रास्ता बताएगा। ठीक है, और नेचर के अंदर अगर वो जब एजुकेट होगी तो वो एक कहते हैं ना, एक सुलझी हुई, एक समझदार एक लड़की बन जाएगी। ठीक है, फिर कहते हैं कि सी वुड लर्न द हैप्पीनेस ऑफ सपोर्टिंग फैन। और वो क्या सीखेगी, एक हैप्पीनेस, एक खुश होने का तरीका सीखेगी। द स्टेट लाइनेस ऑफ द फ्लोटिंग क्लाउड्स। और एक फ्लोटिंग क्लाउड की तरह एकदम स्टेट लाइनेस, मतलब किस तरह से जो फ्लोटिंग क्लाउड्स होते हैं, जो तैर रहे होते हैं, जो वो बादल जो तैर रहे होते हैं, उन्हीं की तरह जब भी इसके ऊपर कोई परेशानी आएगी तो वो उसको क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। ह्यूमिलिटी ऑफ द बेंडिंग विलो, जो ह्यूमिलिटी है बेंडिंग विलो की, वो सीखेगी। एंड ग्रेस ऑफ मोशन ऑफ द स्टॉर्म। और जब स्टॉर्म आएगा, जब तूफान आएगा उसके जीवन के अंदर, तो वो किस तरह से उस तूफान को हैंडल करना है वो भी सीख लेगी। द ब्यूटी ऑफ द स्टार्स ऑफ मिडनाइट। और जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है स्टार्स की, ठीक है, जो खूबसूरती है रात के समय में जो मिडनाइट होती है, इतनी सारी वस्तुओं से ये कुछ ना कुछ करके अपने नेचर से सीखेगी। जैसे जब तूफान आएगा तो वो क्या करेगी, हिम्मत, उसके अंदर जो ताकत आएगी उसको सहन करने की शक्ति उसको कहाँ से मिलेगी, स्टॉर्म से मिलेगी। ब्यूटी उसको कहाँ से मिलेगी, रात के समय में जब मून होगा, स्टार्स चमकेंगे, उसी की मिडनाइट रोशनी के अंदर इसको ब्यूटी मिलेगी। एंड द स्वीटनेस ऑफ द ममरिंग साउंड। जो स्वीटनेस है इसकी, जो बोलने की स्वीटनेस होगी, वो जो नेचर के अंदर जो छोटे छोटे पक्षी जो साउंड आता है उसी से उसको क्या करेगी, मिलेगी। ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स। और ये चाहता है कि इतनी सारी जो प्रकृति की जो बातें हैं उससे ये क्या है, कुछ ना कुछ एजुकेट होती रहेगी, जिससे क्या है, इसको एक मैं क्या सुंदर, एक अच्छी लड़की या एक अच्छी नारी, एक अच्छा इंसान ये नेचर इसको क्या करेगी, बनाएगी। ठीक है, दिस शो ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बताते हैं। एंड फोर्स ऑफ ए नेचर वुड कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लूसी। और इसके अंदर बता रहे हैं कि ये जो नेचर है ये कंट्रीब्यूट करेगा एक फिजिकल और एक नैतिक और एक भौतिक डेवलपमेंट, एक नैतिक और भौतिक विकास करेगा किसका, लूसी का। ये इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक नैतिक और भौतिक डेवलपमेंट करेंगे। लूसी विल इन दिस वे ग्रो इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन। और इसी तरह से लूसी क्या बन जाएगी, एक ब्यूटीफुल वुमेन बन जाएगी। नेचर दस एक्म्प्लाइज हर सेल्फ अपॉइंटेड टास्क। और नेचर ये खुद ये एक टास्क लेना चाहता है। ये नेचर का डिसाइडेड खुद का ही एक टास्क है कि मैं लूसी को क्या करूँगा, गोद लूँगी और क्या करूँगी, उसको लालन पालन करूँगी और उसे एक अच्छी स्त्री या एक अच्छी नारी बना के लोगों के सामने लाऊंगी। ठीक है,
फिर ये कहते हैं कि बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसी समय एक घटना हो जाती है, द गर्ल सडनली डाइड। अब क्या होता है, जो लूसी थी, इतनी सारी आशा थी, लेकिन उसी पल क्या हो जाता है, जो हमारी लूसी है उसको टीबी की बीमारी हो जाती है और उसका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, सी वॉज डाइड। ठीक है, तो इससे ये माना जाता है कि कितने सारे सपने थे नेचर के, कितनी सारी आशाएं थी नेचर की इस लड़की के लिए, क्या क्या करना चाहती थी, वो सारी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लिविंग द पोइट इज अटर डिसोलेशन। और इसी सारी घटनाओं को जब पोइट सोचता है या देखता है, वो खुद क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसको लगता है कि किस तरह से आपने, जो नेचर ने ये लूसी को खोया है, उस तरह से हमारे जो रीडर्स हैं, जो मैं हूँ, मैं खुद विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैंने भी ये सारी इतनी बहुत सारी ऐसी घटनाएं या इतने बहुत सारे लॉस अपने जीवन के अंदर मैंने भी पाए। तो ये एक क्या थी, हमारी एक पोइट्री थी, द 3 years शी ग्रू। 3 साल की उम्र की एक लड़की है लूसी, उसी के अंदर इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमें जिस तरह से पता चलता है कि किस तरह से नेचर चाहता है कि अगर नेचर के अंदर पैदा होंगे तो नेचर आपको इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको कुछ ना कुछ सिखा देगा, जो कि एक हम इंसान भी अपने जो बच्चे होते हैं उनको नहीं सिखा पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा आप क्या करो, नेचर का सपोर्ट करो, नेचर के अंदर रहना सीखो, वो आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन वर्ड्सवर्थ थ्योरी। क्रिटिकल नोट लिखना है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के ऊपर, ऑफ एजुकेशन एज ए रिवाइवल इन द पोएम 3 years शी ग्रू। एजुकेशन के बारे में जो आलोचना की गई है इसके अंदर, या आलोचनात्मक टिप्पणी की गई है, उसी के ऊपर आपको एक क्या लिखना है, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिखना। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। इसी तरह से हम अपनी आगे जो नए लेखक हैं उनकी पोएम लेके आएंगे। और ये एक माना जाता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये रोमांटिक एज के फादर भी कहे जाते हैं। और हमें वास्तव में ये देखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, नेचर को सपोर्ट करना चाहिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे नेचर हमें क्या देगा, उतना ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।